हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपने एमसीक्यूज जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो इस वीडियो में मैं स्टैंडर्ड के 20 एमसीक्यूज आपके लिए सॉल्व करूंगा, और अगर आपको इसी तरह के और एमसीक्यूज की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, बट फिलहाल के लिए पहले आप वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे मैं 20 एमसीक्यूज आपके लिए सॉल्व करूंगा। पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा इस टाइम पे, लिखता है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट में दे रखा है, आपको क्या क्या दे रखा है मैं बता देता हूँ। आपको दे रखा है A18 माइनस A14, इन दोनों की वैल्यू 32 है। A18 का फॉर्मूला जानते हैं आप, क्या आएगा, A+17D, और A14 का होता है A+13D। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो A आपको पता है कट जाएगा, तो हो जाएगा 17D माइनस 13D इक्वल्स टू 32, तो हो जाएगा 4D इक्वल टू 32। तो यहाँ से D की वैल्यू आपके पास 8 आ जाती है। तो दैट मीन्स इसका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या बोलता है कि अगर ई इवेंट का मतलब है नॉट एन एस ऑफ हार्ट्स, तो एस ऑफ हार्ट्स एक ही होता है टोटल, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो पीछे कितने कार्ड्स रह गए आपके पास, 51 रह गए। आपको फेवरेबल आउटकम्स बोले हैं, ना कि आपको प्रोबेबिलिटी बोली है, तो आंसर 51 आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज पी और कॉमन डिफरेंस क्यू है। आपको पता है फर्स्ट टर्म इसका A10 का फॉर्मूला बनेगा A+9D, A की वैल्यू है P और D की वैल्यू है Q, तो आंसर आ जाएगा P+9Q। दैट मीन्स आपका ऑप्शन आ जाएगा C यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको पहले के तीनों MCQs क्लियर होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ, दैट इज योर MCQ नंबर 4। थोड़ा सा हार्ड है, ध्यान से देखिएगा, इसको समझने के लिए आपको बहुत सारे कंसेप्ट आना जरूरी है। तो देख लीजिए, हमारे पास नेक्स्ट में कहता है कि हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं। दो कॉर्ड्स हैं, एक का नाम है आपके पास AB और दूसरे का नाम है आपके पास CD। ठीक है, तो ये आ गई आपकी A, ये आ गई आपकी B, ये आ गई C और ये आ गई D। इंटरसेक्ट जहां पे ये कर रहे हैं उसको नाम दे दिया है E। ठीक है, कहता है AB की जो वैल्यू है, सॉरी AE की जो वैल्यू है वो है 2.4 और BE की जो वैल्यू है वो आपके पास 3.2, और इसी तरह से CE की वैल्यू दे रखी है 1.6। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैंने x ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन आपको करनी है। A को जोड़ दीजिए C के साथ, ठीक है, और इसको जोड़ लीजिए B के साथ। तो आपके पास दो ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है, क्यों बता देता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए ये वाला एंगल, ये जो है सेंटर एंगल वर्टिकली प्रोजेक्ट एंगल है, और इसका ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, एंगल ऑन सेम सेगमेंट CB। ठीक है, तो क्या हमारे पास बनेगा, ऑर्डर देख लेते हैं। ये बनेगा EAC, ट्राइंगल EAC जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ध्यान से देख लीजिए। E से मैंने स्टार्ट किया, फिर A आया, फिर C आया, तो यहाँ पे E के इक्वल E था तो E आएगा। देन एंगल A एंगल D के बराबर था तो EDB आ जाएगा। ठीक है, CPST से आपके पास आ जाएगा EA डिवाइडेड बाई ED इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा। देख लीजिए, हमें AC की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा, तो मैं इसको स्किप कर देता हूं। हम सीधा EC लेते हैं, तो अगर यहाँ EC लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा EB। आई होप दिस इज क्लियर। सारी की सारी वैल्यू पुट कर लीजिए, पास कितनी है, EA की वैल्यू है 2.4, पुट कर लीजिए। ठीक है, ED नहीं पता, उसको x रख लीजिए। EC की वैल्यू है 1.6 और ये है आपके पास 3.2, कट जाएगा, आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से देख सकते हैं 2.4 इंटू 2 इक्वल्स टू x आ जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 4.8। आई होप दिस इज क्लियर। किस तरह से आया होगा, याद रखिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर है क्योंकि इनमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहा है, और एंगल A एंगल D के इक्वल आएगा क्योंकि रीजन है इसका एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास बात करता है, फिफ्थ क्वेश्चन कर रहा हूं यहाँ पे। तो देख लीजिए, फिफ्थ में कहता है हमारे पास cos 9 अल्फा जो है वो sin अल्फा के बराबर है। ठीक है, ये थोड़ा सा सिलेबस में नहीं है, याद रखिए, फिर भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है थोड़ा सा बता देता हूँ। cos का कॉम्प्लीमेंट होता है sin, और 9 अल्फा का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपके पास 90 माइनस 9 अल्फा। तो ऐसा करने से इक्वल्स टू साइन अल्फा आ गया। दोनों साइड का साइन आप उड़ा दीजिए यहाँ से, तो पीछे बचेगा 90 माइनस 9 अल्फा इक्वल्स टू अल्फा। तो यहाँ से हो जाएगा 10 अल्फा इक्वल टू 90। तो यहाँ से आपके पास अल्फा की वैल्यू आ चुकी है 9। तो जैसे ही आपको अल्फा की वैल्यू 9 मिल गई, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। tan 5 अल्फा की जगह आ जाएगा आपके पास tan 5 इंटू 9 जो कि हो जाएगा tan 45। तो आपका आंसर आ जाएगा 1। तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, सिलेबस में नहीं है, बस याद रखिए cos का कॉम्प्लीमेंट साइन होता है, और tan का कॉम्प्लीमेंट cot होता है, और cosec का कॉम्प्लीमेंट होता है कौन, sec होता है। ठीक है, cos का कॉम्प्लीमेंट साइन, 9 अल्फा का कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलेगा, 90 में से 9 अल्फा को आप माइनस कर दीजिए, आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6।
तो क्वेश्चन 6 की मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्वेश्चन 6 में हमारे पास क्या कहता है, यहाँ पे कहता है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड टू द लेंथ ऑफ द शेडो। तो देख लीजिए एक रॉड है और उसकी शेडो है, तो जब भी ये आती है हमारे पास तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास 1 दे रखा है, ये √3 दे रखा है, तो मतलब tan लगेगा यहाँ पे, tan इक्वल टू 1/√3। tan कितने 1/√3 आता है आपको पता होना चाहिए, 30 पे आता है। सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। उसकी रेडियस है हमारे पास 35 मीटर हमारे पास रेडियस है उसकी, ठीक है। और इसके अराउंड हमारे पास एक पाथ है, ठीक है। उस पाथ की विड्थ कितनी है हमारे पास 75 है, 7 मीटर है। टोटल कितना है, अंदर वाला 35 है और 7 ये विड्थ है। तो कैसे निकालेंगे, हमें ये चाहिए, तो रिंग का फॉर्मूला लगेगा। आई होप आपको कंसेप्ट में आप देखा होगा। तो रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखना कैसे करूंगा। कैपिटल R आपका बन जाएगा 35 में 7 प्लस कर लीजिए 42 हो जाएगा, तो 42 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पाई होता है 22/7। क्या आप इसको 7 × 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको आप 7 स्क्वायर × 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा करने से आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी और कुछ नहीं होने वाला। 7 स्क्वायर कॉमन आ गया, पीछे रहेगा 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, यहाँ से 7 और स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो 154 आ जाएगा, यहाँ से आएगा 36 माइनस 25 आपका 11 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 154 तो मतलब 1694 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। फिर से बता रहा हूँ, एरिया ऑफ रिंग का कंसेप्ट यहाँ पे लगा है। अगर आपको रिंग आती है तो ही आप कर पाएंगे, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर कि रिंग से हमने कैसे निकाला है इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8। तो कहता है 2 पोल्स है हमारे पास, एक की हाइट कितनी है 6 मीटर और एक की हाइट है 11 मीटर। दोनों आमने सामने खड़ी कर दीजिए, ठीक है। एक की 6 मीटर है, एक की 11 मीटर है, ठीक है। तो ये 6 मीटर वाला मान लेता हूँ मैं, ठीक है, और ये 11 मीटर वाला मान लेता हूँ। तो ये 6 मीटर है, इसकी ये 11 मीटर है, टोटल हाइट 11 मीटर है। तो अगर 11 है तो ऊपर हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 6, दोनों के बीच में डिस्टेंस 12 है। हमने बताना है कि इसके टॉप से इसके टॉप का बीच का डिस्टेंस बताना है। तो अगर ये 12 है तो ये 12 हो गया, ये 5 है, ये 12 है, तो आपको पता है पीजीटी से ये 13 निकल आएगा। आई होप समझ आ रहा होगा कि किस तरह से हमने इसको क्वेश्चन को किया है, ठीक है। ये टोटल 11 था ना, तो उसको कैसे ब्रेक किया। आई होप दिस इज क्लियर, किस तरह से हमने किया आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए हमारे पास कहता है पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ ए क्यूब। अगर क्यूब का एक फेस आपको बताऊं तो वो होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर का आपको पेरीमीटर दे रखा है तो होएगा 4 × साइड इक्वल्स टू आपके पास दे रखा है 20, तो यहाँ से साइड आपके पास आ जाएगी 5। अब आपको चाहिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, फॉर्मूला होता है 6 × साइड का स्क्वायर। तो साइड आपके पास 5 आ गई है, तो 6 × 5 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 150। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर, समझ आ रहा होगा कि किस तरह से हमने किया है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास पूछा है रिफ्लेक्शन। तो याद रखिए रिफ्लेक्शन में एक सिंपल सी ट्रिक हमने पढ़ी हुई है कि जब भी हमें एक्स एक्सिस का है तो एक्स का कोऑर्डिनेट छोड़ के आप वाई का कोऑर्डिनेट चेंज कर लीजिए, प्लस का है तो माइनस का बना दीजिए, तो आंसर हो जाएगा -3, -5। ये मैंने पहले भी आपको शॉर्ट्स वीडियो में करा रखा है। तो आई होप ये 10 MCQs आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब बाकी के 10 MCQs की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11 में हमारे पास कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है और उसके बीच में पॉइंट हमारे पास आ रहा है C, मिड पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो मिड पॉइंट का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये आपका y, -1, ये आपका पॉइंट है 4, x, ये हो जाएगा आपका -2, 4। अगर आपको याद है तो मैंने करा है x1 + x2 / 2 = y, तो हो जाएगा y = 4 - 2 / 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2/2 जो कि आ जाएगा y की वैल्यू 1। इसी तरह से y1 + y2 करेंगे तो हो जाएगा x + 4 / 2 और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है -1, हो जाएगा -2 - 4, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -6। तो दैट मीन्स ऑप्शन आना चाहिए -6 और 1 वाला, मतलब ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर, समझ आ रहा होगा कि हमने किस तरह से इस क्वेश्चन को किया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए 12 में हमारे पास कहता है, तो सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए, इसकी CF निकाल लीजिए। तो ये 15 आ गया, ये 28 आ गया, ये 38 आ गया, ये 46 आ गया और ये 55 आ गया और 60 आ गया। 60 का हाफ करेंगे तो आपको n/2 करेंगे तो 30 मिल जाएगा। 30 से जस्ट बड़ी CF जो आपकी है वो आपकी 38 आ रही है, तो उसकी अपर लिमिट चाहिए तो आपके 165 आंसर आ जाएगा। तो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज बिलो राइट आंसर। नेक्स्ट बोलता है 10 अगर 2
है तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 0 क्या होता है, k इंटू 2 का स्क्वायर पुट कर देंगे यहाँ पे, प्लस 3 इंटू 2 प्लस k कर देंगे इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4k प्लस 6 प्लस k इक्वल टू 0। तो माइनस k इक्वल्स टू 5k, तो k की वैल्यू हो जाएगी -6/5। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आ चुका होगा कि किस तरह से हमने क्वेश्चंस को यहाँ पे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 14 की तरफ। तो 14 में आप देख सकते हैं सेंट्रॉइड पूछा हुआ है। अगर आपने कंसेप्ट मैप नहीं देखा है तो भी आपको सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बताता हूँ। होता है फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। सेंट्रॉइड होता है जहाँ पे आपके मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं, मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं जहाँ पे ट्राइंगल के तीनों उसको बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं ये। तो देख लीजिए सारी वैल्यू पुट कर लिए, 3 - 8 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, और नेक्स्ट हो जाएगा -7 प्लस 6 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो ये 16 9/3 मतलब 3 आ जाएगा आपके पास y कोऑर्डिनेट, और ये 5 3 8, तो 8 में से 8 गया 0, तो 0,3 इज योर राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपके पास बी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए अलग तरीके से करूँगा। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से जीरोस की जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है वो ये बनेगी। फॉर्मूला आपको याद ही होगा, हमारे पास क्या आता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है हमारे पास। तो यहाँ से देख लीजिए कंपैरिजन करके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आनी चाहिए 3, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आनी चाहिए m इंटू एम प्लस 3, और साथ में ये माइनस भी होना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ से कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस्ट बनता है, कहाँ पे कौन से तो ऑप्शन को प्लस करके आपके पास 3 आता है और दोनों को मल्टीप्लाई करके ये बनता है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली हमारे पास, अगर यहाँ पे मैं करूँगा तो देख लीजिए यहाँ m कट जाता है, 3 आ जाता है, पहले में m नहीं कैंसिल होता। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, आप बिल्कुल सॉल्व करके देख सकते हैं। तो 15 का बी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट नो सॉल्यूशन की कंडीशन पूछी है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 बन जाएगा, और दूसरा x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 है, और दूसरी हमारे पास है 2x प्लस के वाई इक्वल्स टू 3। तो हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू 1/k इज इक्वल्स टू -4/-3 नॉट इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 आ जाता है। यूनिक के लिए आप नॉट इक्वल लगाएंगे, बाकी सबके लिए आप इक्वल वाली वैल्यू ही बताएंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर किस तरह से हमने किया इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो एक चीज़ याद रखिए कि हमारे पास कहता है कि अगर जीरोस रेसिप्रोकल हो जाते हैं, अगर आप याद रख सकते हैं तो याद रखिए, जब भी जीरोस आपके रेसिप्रोकल हो जाएंगे तो याद रखिए आपका a और c हमेशा बराबर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है 3 की पावर x प्लस वाई, अगर 81 है तो उसको हम ब्रेक करके ले सकते हैं 3 की पावर 4, तो यहाँ से आ जाए x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये बन जाता है। नेक्स्ट आता है 81 की पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो आप इसको 3 की पावर 4 इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, तो इक्वल्स टू 3 की पावर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनती है 4x माइनस 4y इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर पहली क्वेश्चन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 4x प्लस 4y इक्वल टू 4, और ये आ जाएगी 4x माइनस 4y इक्वल टू 1। सॉल्व कर लीजिए, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा प्लस 5। ठीक है, ऐड करने पे ये बन जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास आती है 5/8। ठीक है, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 16 बन जाएगा, 17 8 2 1 हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा, आप चेक कर लेना ये वाला। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर किस तरह से हमने किया, समझ आया होगा। सीधा मैंने क्या किया यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है एलिमिनेशन का। ठीक है, और कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है कि असर्शन चेक करनी है, 4x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0 हैज रिपीटेड रूट्स। रिपीटेड रूट्स मतलब रूट्स आर इक्वल। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लीजिए, तो आएगा -12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 9, तो ये इक्वल आएगा, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब रिपीटेड रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट हमेशा इक्वल टू 0 होता है, तो ये गलत है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि अगर नंबर्स का HCF 5 है और LCM 30 है तो प्रोडक्ट 150 होगा, बिल्कुल सही बात है भाई। और यहाँ पे होता है HCF इंटू LCM होता है, यहाँ पे प्लस का साइन दे रखा है इसलिए बिल्कुल गलत है, तो इसका भी ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा आखिरी MCQ जो असर्शन रीजन की फॉर्म में था। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि हमने जो भी यहाँ पे पढ़ा आपको क्लियर होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है किसी MCQ में आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं, और इसी तरह के वीडियोस आपको और चाहिए तो ज़रूर से बता देना। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर आपका एक ही था ऐसा जो आउट ऑफ सिलेबस था, दैट इज योर, मैं बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 5 था हमारे जो आउट ऑफ सिलेबस का था। बाकी सारे के सारे MCQs आपके सिलेबस में हैं, तो आपको ज़रूर से थोड़े से हाई लेवल के MCQs को भी प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को मैं एंड अप करता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू एवरीवन।